नमस्कार विद्यार्थियों, हमारी 10वीं की क्लास चल रही है और आज हिंदी में मैं आप लोगों को करवाऊंगी संधि विच्छेद। बच्चों, हालांकि ये डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं लगती संधि विच्छेद, लेकिन ये ऐसा विषय है या ऐसा टॉपिक है जिसको हम कह सकते हैं कि जो हमारे हर जगह पे काम आता है। चाहे पैराग्राफ आता है, कई बार उसके अंदर एक शब्द निकाल के देते हैं कि भाई इसका संधि विच्छेद करो, इस तरह से कोई शब्द देते हैं, तो छोटा सा भी हमारा कोई विषय जो है वो ना चुके, इसीलिए मैं आपको आज संधि विच्छेद के ऊपर बात करूँगी। देखिए, व्यवस्थित काम अगर किया जाता है तो वो बहुत ही अच्छी तरह से हमें याद रहता है। जैसे कि घर पे हम सामान अगर व्यवस्थित जगह पे रखें तो वो हमें बड़ी आसानी से मिल जाता है, वैसे ही अगर ज्ञान को भी व्यवस्थित तरीके से अगर हम उसको करें तो वो हमें अच्छी तरीके से याद रहता है और समय आने पर हमारे काम भी आता है। तो आज संधि का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना। संधि का मतलब मेल होना, संधि का मतलब क्या हो जाना, मेल हो जाना, और विच्छेद का मतलब क्या होता है, अलग हो जाना। मतलब हम इसके अंदर दोनों काम करते हैं, एक तो कोई शब्द जो टूटा हुआ है उसको जोड़ते हैं और एक जुड़े हुए को तोड़ते हैं, दोनों ही काम करते हैं। इसमें अगर मेन कोई चीज सीखने वाली है तो वो ये है कि जोड़ा कैसे जाता है और तोड़ा कैसे जाता है। अगर हमने संधि विच्छेद के अंदर जोड़ना और तोड़ना सीख लिया तो संधि विच्छेद का कैसा भी शब्द आ जाए, चाहे वो कंपटीशन में आ जाए, चाहे कहीं भी आ जाए, आपको पता ही होगा कि आजकल हिंदी जो है वो हर जगह पर काम आती है। नीचे से लेकर के ऊपर तक की कंपटीशन, पटवारी से लेकर के IAS तक की कंपटीशन के अंदर जो है वो संधि विच्छेद आती है, हिंदी आती है। तो उस हिसाब से भी हमारे लिए काम का हो, वैसे भी हिंदी का ज्ञान हमें इतना हो इसलिए जरूरी है। तो आपको ये दो काम आने चाहिए। कौन से काम? एक जोड़ना और दूसरा तोड़ना। चलिए, तो सबसे पहले हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। संधि का मतलब आपने समझ लिया, वो छोटे बच्चों को परिभाषाएं जैसे लिखवाते थे, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ना, और विच्छेद का मतलब क्या होता है, तोड़ना। और संधि जो है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक, क्योंकि हमारे पास हमारी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन ये हमने सुना होगा ना कि संधि किन चीजों में होगी, जो हमारे पास है, उपलब्ध है, उन्हीं चीजों में होगी। तो एक तो हमारे पास स्वर है, इसलिए स्वर संधि, और एक हमारे पास क्या है, व्यंजन है, तो इसमें क्या होगी, व्यंजन संधि। और एक हमारे पास क्या है, विसर्ग है, तो विसर्गों के साथ भी कभी स्वरों का खेल चलेगा और कभी व्यंजनों का खेल चलेगा। तो इस तरह से हमारी 3 संधियां जो है वो हिंदी के अंदर है। और स्वर संधि जो है इसके 5 भाग हैं। कौन कौन से 5 भाग है? देखिए, वैसे आपको सबको पता है ये चीज, कौन कौन से 5 भाग है। देखिए, नंबर 1 है दीर्घ संधि, नंबर 2 है गुण संधि, नंबर 3 है वृद्धि संधि, नंबर 4 है व्यंजन संधि, और नंबर 5 है कौन सी, आयाती संधि। देखिए, अगर संधि विच्छेद को उनके शब्दों के हिसाब से ही लेके चले तो हमारा जो है कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इजी क्लियर हो जाएगा। जैसे सबसे पहला नाम है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब बड़ा, मतलब कुछ बड़ा हो रहा है। आपको इसकी परिभाषा याद करते समय ये बात ध्यान में रखनी है कि दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। इसमें 2 ही बातें अगर आपने ध्यान में रखी तो आपको दीर्घ संधि की परिभाषा भी याद हो जाएगी और दीर्घ संधि में होता क्या है ये भी क्लियर हो जाएगा। इसमें एक तो होता है सजातीय स्वरों का मेल। क्या होता है? सजातीय स्वरों का मेल और परिणाम दीर्घ। देखिए, सजातीय स्वरों का मेल और परिणाम दीर्घ। सजातीय का क्या मतलब होगा? सजातीय का मतलब एक ही जाति। एक ही जाति का मतलब जैसे ए है, आ है, ये एक जाति के
ई ई ये एक जाति के हैं, ऊ ये एक जाति के हैं, तो अगर री के सामने री आ जाता है, ये सारे एक जाति के। अगर ये एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, ये सजातीय स्वर अगर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो परिणाम हमेशा क्या रहता है, दीर्घ रहता है। तो दीर्घ संधि के अंदर हमने कितनी बातें याद रखनी है, 2 बातें याद रखनी है। एक तो ये याद रखना है कि कैसा मेल होगा, सजातीय स्वर होगा, मतलब स्वर एक जैसे होंगे, कोई दूसरे तरीके का स्वर आएगा नहीं। तो सबसे पहला काम मैं जो आपको सिखाऊंगी वो सिखाऊंगी जोड़ना, मेल करना। जोड़ने के अपने अलग तरीके हैं, तोड़ने के अलग तरीके हैं, उसको अलग करना मतलब शब्दों को क्या करना, अलग कर देना, विच्छेद कर देना। तो ये इसके अपने अलग तरीके हैं। तो हम सबसे पहले इनके उदाहरणों को देखते हुए यही देखते रहेंगे कि मेल कैसे करवाते हैं। देखिए देखिए हमारे पास शब्द है लोहित प्लस अंग। कौन सा शब्द दिखाई दे रहा है आपको, लोहित प्लस अंग। अब कैसे हमें इसको, पहले मैंने आपको क्या कहा, मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ, इनको जोड़ना। उसके बाद वैसे रियल लाइफ में तो ये होता है कि तोड़ना आसान होता है, जोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर संधि विच्छेद के अंदर ये है कि इनको जोड़ना तो आसान है क्योंकि जो चीजें पड़ी है हमारे सामने पड़ी होती है, लेकिन तोड़ने के अंदर हमें कुछ चीजें याद भी रखनी पड़ती है, रूल्स भी याद रखने पड़ते हैं। तो सब इसमें आपको क्या याद रखना है, यहाँ त में आपको क्या नजर आ रहा है, आ नजर आ रहा है सबको, कौन सा स्वर, क्योंकि पहली संधि कौन सी है, स्वर संधि। स्वर का मतलब स्वर ही होगा, व्यंजन की तो आप कल्पना ही ना करें क्योंकि स्वर में है तो स्वर की बात करेगा। तो स्वर में क्या निकाला हमने, में से ए निकाला, प्लस इधर क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, हमने लिख दिया। अब इन दोनों को देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये कौन सी संधि है। हमारे दिमाग में आ गया कि सजातीय स्वर दिख रहे हैं हमें, और क्या सजातीय स्वर दिख रहे हैं, और हमने सजातीय स्वर किस में देखे थे, दीर्घ संधि के अंदर देखे थे। और एक चीज और हमने देखी थी उसमें कि परिणाम क्या होता है, दीर्घ होता है। जब इसका परिणाम दीर्घ होगा तो ए का मतलब ए के प्लस में ए आएगा तो बन क्या जाएगा, आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो हम देखते हैं कैसे होगा। देखो सबसे पहला शब्द उठाएंगे लो, उसके बाद क्या होगे कि परिवर्तन कहाँ हुआ है, परिवर्तन तो इन दोनों में हुआ है ना। जहां परिवर्तन हुआ है, हमें लगता है कई बार बहुत ही आसान सा शब्द आ गया जैसे विद्यालय, तो हम बड़े फटाफट से कहते हैं विद्या प्लस आकर, रतन प्लस आकर, है ना। बहुत ही इजी शब्द है जो हमने बचपन से तीसरी चौथी क्लास में जब शुरू होती है हमारी संधियां, तब से हम जो है इस कॉन्सेप्ट को रटते आ रहे होते हैं कि विद्या प्लस आलय विद्यालय होता है, रतन प्लस आकर रत्नाकर होता है। लेकिन ये होता कैसे है, क्योंकि शब्द जो है वो इजी हो हमेशा कोई जरूरी नहीं है। अगर हमें तोड़ना जोड़ना आएगा तो हम उसमें से संधि का शब्द भी निकालेंगे कि उसमें कौन सी संधि है और उसके टुकड़े कैसे होंगे और उसको जोड़ा कैसे जाएगा। तो आपने ये यहाँ पर देखा ए है, यहाँ भी ए है, लेकिन परिणाम हमेशा हमारा दीर्घ संधि में कौन सा रहता है, दीर्घ रहता है। जब परिणाम दीर्घ रहता है तो आ बन गया। अब देखो यहाँ पर ये जो परिवर्तन हुआ है ये कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। इसका मतलब ये ता कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब देखिए ता यहाँ आ गया तो ये स्वर था, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, अनुस्वार लगा हुआ है। अब इसमें और ये नीचे आया, अनुस्वार तो नीचे नहीं आएगा, अनुस्वार नहीं आया, इसका मतलब अनुस्वार किस पे आ जाएगा, इसी के ऊपर आएगा। तो लोहितांग क्या हो जाएगा, लोहितांग, मंगल ग्रह को कहते हैं लोहितांग, मंगल ग्रह को कहते हैं। तो ये लोहितांग बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखो ए के प्लस में फिर ए दिख रहा है आपको, फिर परिणाम क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये अद्यावधि। अब तो आप फटाफट कर रहे होंगे इसको, अब तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ ए निकाला, यहाँ ए निकाला और बराबर में क्या बन गया, परिणाम क्या बन गया, दीर्घ। और जब दीर्घ हुआ तो ये क्या बन गया, अद्यावधि बन गया। उसके बाद देखो यहाँ पर ए है, फिर यहाँ पर ए है, तो ए के प्लस में ए आया तो क्या बन गया, आ बन गया। तो ये क्या बन जाएगा, रो में क्या लग जाएगा, आ मा वो और ई, रोमा वो। ठीक है, अगली कतार को कहते हैं, अगली कतार को हमारे जो रोम की कतार है ना, तो उसको कहते हैं अगली मतलब कतार। चलिए एक के, अब यहाँ भी ए है और यहाँ क्या है, आ है। अब देखो अब यहाँ पर आ गया, हमने देखा यहाँ ए ही आ रहा था, दोनों तरफ ए ही आ
चाहिए, सजातीय मतलब एक ही जाति के होने चाहिए, परिणाम हमेशा क्या रहेगा, दीर्घ ही रहेगा। तो अब जब दीर्घ रहेगा तो ये क्या बन जाएगा, एक्यात्मा, एक ही आत्मा एक्यात्मा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी क्या है, आ है, तो ये क्या बन गया, आ बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, आयु ध पे क्या आ जाएगा, आ, तो आयुधा गा, ये तो नीचे आ गया ना, ये तो खत्म हो गया, ऐसे ही पीछे बचता है। आप एक शब्द को उठाएंगे और करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन शुरू में ही अगर आपने सीधा तुक्का मारना शुरू कर दिया तो कोई ना कोई शब्द जो है वो आपका रह जाएगा। जैसे आपको तुक्का नहीं मारना है, आपको क्या करना है, शब्दों को उठाना है और वैसे भी वैसे रखना है। जो फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ वही फॉर्मूला आपने इसमें जोड़ते समय अप्लाई करना है, और जो फॉर्मूला मैं आपको तोड़ने के लिए बनाऊंगी वही फॉर्मूला आप तोड़ने में अप्लाई करेंगे, तभी आपकी संधि गलत नहीं होगी। आयुधागार कहते हैं जो युद्ध का जो सामान वगैरह रखने का जो जगह होती है, आगार जैसे बीकानेर आगार और इस तरह से होता है जहाँ डिपो होता है, बहुत सारा सामान होता है, एक साथ हथियारों होते हैं, तो हथियारों के रखने का जो स्थान है उसको कहते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, ई है, छोटी ई, और यहाँ पर क्या है, छोटी छोटी। अब देखो दोनों तरफ छोटी है तो स्वर ना, है तो स्वर ही, और वो भी स्वर कौन से, सजाती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सामने आ रहा है ई ई आ रहा है, लेकिन ये कौन सा आ रहा है, छोटी ई आ रही है, दोनों तरफ कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो कौन सा लाना है भाई, हमने तो सीखा है कि सजातीय स्वर जब भी आए तो परिणाम कैसा रहेगा, दीर्घ रहेगा, तो हमने यहाँ इसको क्या कर देना है, दीर्घ कर देना है। अब देखो इसको बनाया, अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप, हरि भी तो ई छोटी होती है, लेकिन हरिच्छा होते ही ई क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। जैसे रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, कवि प्लस इंद्र, अब रवि पे भी छोटी होती है, कवि पे भी छोटी होती है, लेकिन वो दीर्घ क्यों हो जाती है। रविंद्र जैसे किसी का नाम होता है, कई लोग आज भी रविंद्र में अपना ई जो है छोटा लगाते हैं, लेकिन छोटा नहीं आता, क्योंकि रवि प्लस इंद्र, ई के प्लस में ई आते ही ई क्या हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी, और जब दीर्घ हो जाएगी तो फिर वो छोटी रहेगी नहीं। हाँ, अकेला रवि आएगा, अकेला कवि आएगा, तब तो वो छोटी रहेगी, लेकिन जैसे ही वो इंद्र के साथ में जुड़ेगी तो ई और ई का मेल जब हो जाएगा तो मेल होने से उसका परिणाम क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो हमने यहाँ देखा जब छोटी ई से मिली तो परिणाम क्या हो गया, बड़ी ई हो गया, और अब हम इसको क्या करेंगे, हरिच्छा, हरिच्छा क्या हो जाएगा, हरिच्छा हो जाएगा। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ छोटी ई है और यहाँ कौन सी है, बड़ी ई है। यहाँ दोनों तरफ छोटी ई थी, यहाँ एक तरफ छोटी ई है और दूसरी तरफ बड़ी ई। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो क्या बनाना है, इसका परिणाम क्या करना है भाई, दीर्घ करना है। तो हम क्या कर देंगे इसको, परीक्षण, ये देखिए परीक्षण, परि प्लस इच्छा, जैसे परीक्षा हम लिखते हैं, परि प्लस इच्छा, परि तो उपसर्ग है, इससे छोटा है, और आपको पता है सारे उपसर्ग जो है वो कौन सी मात्रा के होते हैं, छोटी मात्रा के होते हैं। लेकिन जैसे ही इनके अंदर मेल होगा, जैसे ही इनके अंदर संधि होगी, और संधि का मतलब परिवर्तन होता है, जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता उसे संधि नहीं कहते, वो क्या हो जाता है, वो संयोग हो जाता है, उसको हम फिर क्या कहेंगे, संयोग कहेंगे, क्योंकि वो संधि नहीं रहेगी। तो परि प्लस इच्छा होगा, परीक्षण होगा। अब देखो सुधि प्लस इंद्र, सुधि प्लस इंद्र, यहाँ बड़ी ई है और यहाँ क्या है, छोटी ई है। यहाँ इधर छोटी ई थी, इधर बड़ी ई थी, इधर बड़ी ई है, इधर छोटी है। मैंने आपको क्या बताया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारा तो परिणाम क्या रहेगा जी, हम तो दीर्घ ई ही बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सुधीर, क्या बनाएंगे हम, सुधीर। ये देखिए, तो इस तरह से हमारा ये बन रहा है। यहाँ देखिए छोटा ऊ और इसके प्लस में छोटा ऊ, ए आई, ई आई, अब ऊ आ रहा है ऊ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे कि क्या ला रहे हो आप सामने, इधर छोटा है या इधर बड़ा है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारा जो नियम है वो ये कहता है कि परिणाम हमेशा क्या रहेगा, दीर्घ रहेगा। तो हम देखो इसको क्या कह देंगे, कटुक्ति, जो बुरी उक्ति होती है उसे कहते हैं, जो बुरा बोलता है उसको क्या कहते हैं, हम कटुक्ति कहते हैं। तो कटु में तो वो छोटा है, लेकिन कटुक्ति होते ही वो बड़ा हो जाएगा। ये है परिवर्तन, ये क्या है, ये है परिवर्तन। जब संधि के दो शब्दों का मिलन होता है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन हमें यहाँ नजर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ऊ देखिए
और यहाँ भी कौन सा ऊ है, बड़ा है। तो बड़ा ऊ के प्लस में बड़ा ऊ आएगा तो क्या हो जाएगा, कोई नहीं बड़ा, हम तो बड़ा ही करेंगे। दो ही बातें, सजातीय स्वर दीर्घ परिणाम, सजातीय स्वर दीर्घ परिणाम। क्या रखेंगे दीर्घ संधि में हम यहाँ, सजातीय स्वर और दीर्घ परिणाम, ये हमें याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, सरयूर्मी। समुद्र की लहरों को कहते हैं लहरें, सरयू मतलब समुद्र, उर्मी मतलब लहरें, उर्मी कहते हैं लहरों। तो समुद्र में उठने वाली जो लहरें हैं उसे क्या कहेंगे हम, सरयूर्मी कहेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरह से जो है ये बनती है बात। इसमें एक री का उदाहरण और दे देती हूँ मैं आपको, जैसे महा प्लस क्या है सर, मातृ प्लस, ये नहीं होगा इसके अंदर, मातृ प्लस हाँ पितृ प्लस ऋण, ये लीजिए पितृ प्लस ऋण, ठीक है। यदि का उदाहरण मतलब मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप री निकाला, यहाँ पे री निकाला, यहाँ पे क्या पड़ा है, री पड़ा है। देखो बच्चों इसमें मैं आपको ये री वाले हालांकि बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं मिलते हैं, कोई बहुत ही कम उदाहरण मिलते हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि संस्कृत में री होता है, री होता है जैसे बड़ी, उसके अंदर हम लगाते हैं उसको, दो इस तरह से मात्राएं आती हैं। लेकिन हिंदी में हमारे यहाँ कुछ दीर्घ नहीं होता, री के प्लस में जब री आता है तो क्या रहता है, री ही रहता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्या रखनी है कि री के प्लस में री आएगा तो क्या रहेगा, री ही रहेगा, क्योंकि हमारी हिंदी की जो संधियां हैं उसके अंदर दीर्घ का जो री जो है उसका दीर्घ होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो संस्कृत में था और हमने यहाँ हिंदी में उसका क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो वापस वही हो जाएगा, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पितृण के री निकला, लेकिन ये री जी बैठे हैं वापस, तो री जुड़ जाएगा और पितृण हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये दीर्घ संधि का पूरा कॉन्सेप्ट देखा। सभी हमने देखे कि किस तरह से ए और आ से, ई और ई से, ऊ और ऊ से, री और री से किस तरह से हमारा जो है ये पूरा क्लियर होता है। अब हम लेते हैं दूसरी अगली संधि। देखिए देखिए बच्चों, हिंदी में स्वर कितने होते हैं, हमने ये जो एक जैसे थे उनको तो हमने मिला लिया, लेकिन हमेशा एक जैसा ही तो नहीं रहेगा ना। तो हमें सबसे पहले सारे स्वर लिख लेते ताकि उसी के हिसाब से उसको हम करते रहे। स्वर कितने हैं बच्चों, स्वर होते हैं कितने, 11। ए आ ई ऊ री ए आई ओ और आ। ये हमारे क्या हो गए, 11 स्वर। इन 11 स्वरों में हमने देखा कि जब हमने दीर्घ संधि की तब तो इनका आपस में मिलन हो रहा था, ये सिर्फ आपस में सजातीय स्वर ही मिल रहे थे। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि हमेशा सजातीय स्वर ही मिले, एक स्वर के सामने दूसरा स्वर भी आ सकता है। तो अब इसको हम बहुत ही बारीकी से इसका कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप इन संधियों को भी थोड़ा जो नाम है वो थोड़ा सीक्वेंस में ध्यान में रख लेंगे तो ये फॉर्मूला भी आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। ये मैं आपको एक फॉर्मूला याद करवा रही हूँ ताकि अगर आपको कहीं पर आप नियम में अटक भी जाए तो इस फॉर्मूले से आपको नियम याद आ जाए। देखिए जैसे ए और आ, ई और ई, ठीक है। सबसे पहले हम दो उठाते हैं, ए और आ। संधि कौन सी करने जा रहे हैं हम, गुण संधि। दूसरे नंबर पर हमने गुण संधि लिखी थी, तो हम कौन सी संधि करने जा रहे हैं, गुण संधि करने जा रहे हैं, क्योंकि दीर्घ संधि हमने कंप्लीट कर। तो ए और आ के प्लस में जब ई और ई आता है, छोटे बच्चे थे जब हम इस तरह से करते थे ना कि ए के प्लस में ई आ गया तो ये, आ के प्लस में ई आ गया तो ये, ए के प्लस में बड़ी आ गई तो भी ये, आ के प्लस में बड़ी आ गई तो भी। ऐसे नहीं करना, हमें तो ये ध्यान रखना है कि आगे क्या होना चाहिए, ए और आ, और उसके बाद में क्या होना चाहिए, ई और ई। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, हमेशा ए ही बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, ए ही बनेगा। उसके बाद में ऊ और ऊ, जब ए और आ के प्लस में ऊ और ऊ आते हैं तो क्या बन जाता है,
जाएगा तो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो अर बन जाएगा। अब इसके मैं आपको फटाफट उदाहरण बता देती हूँ। ए ओ अर मतलब तीन ही शब्द है किसके अंदर, गुण संधि के अंदर। ये गुण संधि है हमारी। यहां देखें, यहां पर ए है, यहां नजर आ रहा होगा आपको, देखो यहां पर ए है और यहां पर ई है। हमने क्या देखा कि ए आपके प्लस में ई ही आता है तो क्या बनता है, ए बनता है। जैसे उसमें हमने क्या देखा था, उसके अंदर हमने क्या देखा था कि जब ए के प्लस में ए ही आ रहा था तो परिणाम देख रहा था, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो क्या हो रहा है, ए के प्लस में ई आ रहा है तो क्या बन रहा है, ए बन रहा है, क्योंकि ये गुण संधि है। तो हम इसको कैसे करेंगे, बा ल में से ए निकल गया और ई यहाँ निकल गया। अब ल बच गया आधा, आधा बच गया, लेकिन यहाँ पर हमारे कौन बैठे हुए हैं, स्वर जी, ए महाशय जी बैठे हुए हैं, इसलिए हम इस ए जी को इसके ऊपर लगाएंगे। और यहाँ पर हमारा अनुस्वार भी बच गया था तो इस अनुस्वार को भी हम यहाँ लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा हमारा बालेंदु। तो बच्चों इस तरह से हम इसको गुण संधि को का जो ए है ये हमारे कॉन्सेप्ट में क्लियर हुआ कि किस तरह से हमारी बात जो है वो चल रही है। अब यहाँ देखिए ए है, फिर यहाँ ई है, तो वापस क्या हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अंत्येष्टि। क्या बन जाएगा, अंत्येष्टि। यहाँ पर क्या है, ए है और यहाँ पर क्या है, ऊ है। हमने नियम में क्या सीखा था, जब ए और आपके पास में ऊ और ओ आते हैं तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, पुष्पोपहार। देखो पुष्पोपहार, ऊ निकला है, पै कहीं नहीं गया। मैंने आपको एक एक शब्द लेके समझाया था कि किस तरह से ये शब्द आपने रखा, इसमें निकाल दिया, लेकिन यहाँ इसको आपने पुष्पहार हो जाएगा। यहाँ देखो गंगा और मी, तो यहाँ आ है और यहाँ ऊ है। उधर आप ध्यान देते जाइए कि ए और आ के पास में ऊ रो आ रहा है तो क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, गंगौर्मी। क्या हो जाएगा, गंगौर्मी। यहाँ देखिए कर्ण प्लस ऋषि, यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, री है। वो देखो उधर ए के प्लस में जब री आ रहा है तो क्या बन रहा है, अर बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। देखो वह में से ए निकल गया, अब वह आधा रह गया, लेकिन यहाँ का जो ए है ना ये इस वह को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। अब यहाँ पर जो रह बचा, जो आधा रह, क्योंकि ये हलंत में है, ध्यान दे आप, हलंत लगाया मैंने यहाँ। अगर ये हलंत में तो ये किसके ऊपर चला जाएगा, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती कि हलंत जो आधा रह होता है वो किसके ऊपर जाता है, तो पहले आप उसको लिख के देख लीजिए। तो आप ऐसे लिखिए और ऐसे लिख दो। हमेशा जहां पर आधा रह लिखा जाता है वो अपने आगे वाले पे जाता है, तो ये आगे वाले पे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कर्ण ऋषि हो जाएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर री है, तो वही अर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ग्रीष्म, म में अ जुड़ा और ऋतु, तो ऋतु निकल गया, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा। तो इसी तरह से ये देखो आप, ब्रह्म प्लस ऋषि, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रह्म, म में तो वापस जुड़ जाएगा और ये इसमें ब्रह्म ऋषि हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी कौन सी हुई, ए ओ अर, ये हमारी गुण संधि कंप्लीट हो गई। आज हमने दो संधियां सीखी, कौन कौन सी, एक तो दीर्घ संधि और एक गुण संधि। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो नेक्स्ट क्लास में हम उसकी आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।